Okay, let's begin, my dear students. Today we will start with 12th number session of Indian Contract Act question answer. And आज 52 के बाद हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. 52 नंबर मैंने एज अ होमवर्क आपको करने के लिए दिया था, है ना. 52 तक आप लोग कंप्लीट कर चुके हो. मैंने इसके आगे के क्वेश्चंस भी आपको कराया है और अभी 53 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. 53 में देखो बच्चे क्या है आपका. Mr. Ahuja of Delhi engaged Mr. Singh as his agent to buy a house in Western Extension area. Mr. Ahuja of Delhi ने Mr. Singh को अपना एक घर खरीदने के लिए एजेंट बनाया. ठीक है ना. एजेंट बनाया कि आप ये घर मेरे लिए परचेज कर दो. यहाँ पे मिस्टर सिंह कौन है? एजेंट है. किसका एजेंट है? मिस्टर आहूजा का. Mr. Singh bought a house for rupees 20 lakh in the name of nominee and then purchased it himself for rupees 24 lakh. इसने मिस्टर सिंह ने इस घर को खरीदा 20 लाख रुपीज़ में अपने नॉमिनी के नाम पे. किसके नाम पे? इन द नेम ऑफ अ नॉमिनी एंड देन परचेज इट हिमसेल्फ. और फिर उसी घर को उसने 24 लाख रुपीज़ में अपने परचेज कर लिया. फिर इसके बाद से ही देन सोल्ड द सेम हाउस. उसने सेम हाउस फिर क्या किया? बेच दिया. किसको? मिस्टर आहूजा को उसने बेच दिया. सेम घर उसने मिस्टर आहूजा को बेच दिया और 2 लाख रुपया ज़्यादा लेकर के 26 लाख रुपीज़ में सेल आउट कर दिया. मिस्टर आहूजा लेटर कम्स टू नो द मिसचिफ ऑफ मिस्टर सिंह. मिस्टर सिंह ने जो ये मिसचिफ किया है इसको उसने क्या किया? बाद में इसको पता चला मिस्टर आहूजा को. एंड ट्राइज टू रिकवर द एक्सेस अमाउंट पेड टू मिस्टर सिंह. मिस्टर सिंह को इसने जो एक्सेस अमाउंट का पेमेंट किया था 2 लाख रुपये का, 2 लाख रुपये का या 6 लाख रुपये, जो 6 लाख रुपया हुआ था. इज ही इंटाइटल टू रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम मिस्टर सिंह. क्या वो मिस्टर सिंह से कोई अमाउंट रिकवर कर पाएगा? और इफ सो अगर कर पाएगा देन कितना कर पाएगा, ये पूरा एक्सप्लेन करना है आपको प्रोविजंस के अकॉर्डिंग. सिमिलर दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, सिर्फ इसमें नाम बदल गया है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? एक्ट के प्रोविजंस को सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि एजेंट कौन होता है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट डिफाइन द वर्ड एजेंसी. एजेंसी को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया गया है, बट एजेंट को डिफाइन किया गया है. एजेंसी को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन किसको डिफाइन किया गया? एजेंट को. एजेंट इज डिफाइंड एज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन. एजेंट कौन होता है? एजेंट वह पर्सन होता है जो किसी अनदर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है या किसी अनदर पर्सन के तरफ से कोई वर्क को कंप्लीट करने के लिए उसे अपॉइंट किया जाता है. द थर्ड पर्सन फॉर होम द एक्ट इज डन. और जिस थर्ड पर्सन के लिए ये काम कंप्लीट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं. द थर्ड पर्सन फॉर होम द एक्ट इज डन और इज सो रिप्रेजेंटेड. यहाँ पे द थर्ड पर्सन फॉर होम, द पर्सन फॉर होम द एक्ट इज डन, द थर्ड पर्सन मत लिखो, द पर्सन फॉर होम द एक्ट इज डन एंड इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल. वह प्रिंसिपल होता है. फिर यहाँ पे दूसरा यहाँ पर प्रोविजन क्या है? 2 सेक्शंस यहाँ पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं. द 2 सेक्शंस प्रोवाइड्स दैट where an agent without the knowledge of the principal के बिना knowledge का deals in the business of agency on his own account. वह प्रिंसिपल के बिना knowledge का अपने अकाउंट पे अगर कोई डीलिंग कर लेता. अपने अकाउंट पे डीलिंग कर लेने का मतलब हुआ अपने नाम पे डीलिंग कर लेना. उसने अपने नाम पे प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया. द प्रिंसिपल के पास क्या करने का अधिकार है? आपको सेक्शन नंबर एग्जाम्स में याद नहीं आ रहे हैं, नो इशू एट ऑल. आपको ये याद रखना है कि अगर कोई एजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल अगर अपने ओन नेम पे अगर बिजनेस ट्रांजेक्ट कर लेता है एजेंसी के बिजनेस में, देन प्रिंसिपल के पास क्या अधिकार अवेलेबल होता है? प्रिंसिपल के पास कौन सा राइट अवेलेबल है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं. पहला, प्रिंसिपल में रिपुडिएट द ट्रांजेक्शंस. प्रिंसिपल इस ट्रांजेक्शंस को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है. इस ट्रांजेक्शंस को प्रिंसिपल क्या करेगा? कैंसिल कर देगा. इफ द केस शोज, अगर केस ये शो करता है आइदर द एजेंट हैज डिसऑनेस्टली concealed any material fact,
जिसमें जिसमें एजेंट ने डिसऑनेस्ट तरीके से किसी मटेरियल फैक्ट को कॉन्सील करने का मतलब होता है छुपा देना। किसी मटेरियल फैक्ट को, जो इस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट बात था, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था, उसको एजेंट ने डिसऑनेस्टली हाइड कर दिया है। एक होता है ऑनेस्ट तरीके से नहीं बताना, बाय मिस्टेक नहीं बताया होगा, और डिसऑनेस्टली उसको कॉन्सील कर दे रहा है एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम हिम, और दैट द डीलिंग ऑफ द एजेंट हैव बीन डिसएडवांटेजियस टू हिम। और एजेंट का डीलिंग प्रिंसिपल के लिए जब डिसएडवांटेजियस होता है, यानी प्रिंसिपल के लिए नुकसान देने वाला होता है, देन ऐसे सिचुएशन में प्रिंसिपल के पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये अधिकार देता है कि वह उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। दूसरा बच्चे यहाँ पे प्रिंसिपल मे क्लेम फ्रॉम द एजेंट एनी बेनिफिट विच मे हैव बीन रिजल्टेड टू हिम फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। यानी एजेंट को इस ट्रांजेक्शन से कोई भी अगर बेनिफिट जनरेट हुआ है तो वह बेनिफिट को प्रिंसिपल एजेंट से क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है, मांग सकता है। अब इसको देखते हुए यही दो लाइन मेन है इसके। पहले तो एजेंट का डेफिनेशन है जो आप लोग बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो, एजेंट किसको बोलते हैं, और फिर यहाँ पर कैंसिल कर देगा, या अगर एजेंट ने कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर डेराइव किया होगा तो वह बेनिफिट क्लेम कर सकता है प्रिंसिपल। दो ही बातें हो सकती है। देन ऐसे सिचुएशन में इन द गिवन केस मिस्टर आहूजा ऑफ दिल्ली engaged Mr. Singh as an agent to buy house. Then Mr. Singh bought for rupees 20 lakh in the name of a nominee and then purchased it himself for rupees 24 lakh. और फिर उसे अपने कितने में खरीद लिया था, 24 लाख रुपीज में। फिर इसने क्या किया, he then sold the same house to Mr. Ahuja for rupees 26 lakh. Then Mr. Ahuja later comes to know the mischief of Mr. Singh. और मिस्टर आहूजा को मिस्टर सिंह की ये जो मिसचीफ है, जो उसने ये गलत काम किया है, मिसकंडक्ट है, इसको बारे में बाद में पता चला है। एंड ट्राइज टू रिकवर द एक्सेस अमाउंट पेड टू मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह को जो एक्सेस अमाउंट उसने पेड किया उसे वो रिकवर करने के लिए डिमांड कर रहा है। देयरफॉर बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल प्रोविजंस मिस्टर आहूजा इज इंटाइटल टू रिकवर कितना रुपया, 6 लाख रुपया। वह 6 लाख रुपया इंटाइटल्ड है रिकवर करने के लिए। 6 लाख 20 लाख में ये घर डायरेक्टली, वह एजेंट था ना, उसको ब्रोकर रखा गया था कि भाई तुम जाकर के मेरे लिए ये घर खरीदो, तो वह ज़्यादा रुपये में खरीदवाया था, फिर उससे एक्स्ट्रा अमाउंट में खुद खरीदा था, और फिर जाकर के उसे क्या किया था, सोल्ड आउट करने की कोशिश किया था। मतलब ऐसे सिचुएशन में वह पूरा अमाउंट 20 लाख में डायरेक्टली वो परचेज करा था, इसे तो 20 लाख में मिल जाता है ये घर, लेकिन उसी के लिए मिस्टर आहूजा ने कितना रुपया पेमेंट किया है, 26 लाख रुपीज़ पेमेंट किया है। सो ऐसे सिचुएशन में 6 लाख रुपीज़ मिस्टर आहूजा के पास इंटाइटलमेंट है कि वह मिस्टर सिंह से रिकवर कर सकेगा। ठीक है, तो इसको प्रोविजन वाइज आपको लिखना है। दो यहाँ पर स्लैश देके मिस्टर ए वाला भी था, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी दिया हुआ था, सिमिलर क्वेश्चन था, तो आपको लिख के भी प्रैक्टिस करने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। और अब जो बच्चे लोग, जैसे यहाँ पर देखो अपने क्लास में बहुत सारे बच्चे, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है मतलब लिमिटेड ही है, लेकिन बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे लोग नहीं आते। जितने लोग आते हैं राइटिंग टेस्ट में उतने लोग ही आएंगे, अदरवाइज ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। ठीक है, और अभी मैं कल ये बात सोचा हूँ, कल मतलब घर जाते जाते रास्ते में, कि जो बच्चे लोग मतलब एग्ज़ाम्स में मेरे जो टेस्ट होंगे क्लासरूम में, उनके मार्क्स जिसके भी अच्छे आएंगे उनके ऊपर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊंगा, उनको एक्स्ट्रा मैं क्लासेस दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। जिनका मार्क्स कम आएगा मतलब 50% से बिलो, उनके ऊपर कोई एफर्ट मैं नहीं देने वाला। नॉर्मली उनका जैसे क्लास चलता रहेगा, पढ़ाई करते रहेंगे, सिलेबस पूरा पढ़ाया जाएगा, उनका भी टेस्ट होता रहेगा, लेकिन एफर्ट्स उनके ऊपर अलग से स्पेशल जो क्लासेस है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस, उनको नहीं बुलाया जाएगा, ये बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो अपने आप एफर्ट डालने लगेंगे सारे लोग उस कैटेगरी में आने के लिए। ठीक है ना, कैटेगराइज कर देना है, समझ में आ रहा ना, वो जैसे गवर्नमेंट करता है ना, SC ST OBC जनरल कास्ट, वैसे कर देना है पूरा। ठीक है, अभी हम लोग अगले क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, आंसर छोटे। ये भी सेक्शन 215 और 216 के ऊपर ही है। देखो, P अपॉइंट्स A एज हिज एजेंट टू सेल हिज स्टेट। P ने A को अपना एजेंट अपॉइंट किया
कि वो आप उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दें, बेच दें. ए ऑन लुकिंग ओवर द एस्टेट बिफोर सेलिंग इट finds the existence of a good quality guarantee mine on the estate which is unknown to P. उसको ए को पता चला ना कि यहाँ पर गुड क्वालिटी का ग्रेनाइट लिखा है, सॉरी ग्रेनाइट माइंस है यहाँ पर. मतलब ये जो लैंड प्रॉपर्टी है उसकी बहुत बड़ी लैंड प्रॉपर्टी है, और उसने यहाँ पे देखा कि इस लैंड के नीचे ग्रेनाइट का, यहाँ पे ये स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हमको लग रहा है, ठीक है ना, जो भी हो, ग्रेनाइट होगा ये, एन इसको ठीक करना, GRANITE, GRANITE, इसको ठीक कर लो बच्चे, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर. GRANITE ग्रेनाइट ग्रेनाइट का माइंस है इसके प्रॉपर्टी के नीचे. तो उसने क्या किया, विच इज अननोन टू पी, जो प्रिंसिपल था उसे इसके बारे में जानकारी नहीं था. यहाँ पे ए बाइज द स्टेट हिमसेल्फ आफ्टर इन्फॉर्मिंग पी दैट ही विशेस टू बाई द स्टेट फॉर हिमसेल्फ बट कॉन्सिल द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रेनाइट माइंस. उसने पी के सामने जाकर के भी बोला, ए बाइज द स्टेट हिमसेल्फ आफ्टर इन्फॉर्मिंग पी. पी को उसने इन्फॉर्म किया कि आपकी प्रॉपर्टी मुझे खरीदने का बहुत मन हो रहा है, आप मेरे बहुत करीब हैं, इसलिए आपकी प्रॉपर्टी मैं ही खरीद लेता हूँ. और पी से उसने इस ग्रेनाइट माइन वाली जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसको उसने क्या कर दिया, कॉन्सिल कर दिया, हाइड कर दिया, उससे छुपा लिया. पी अलाउज ए टू बाई द स्टेट. पी भी अलाउ कर दिया कि ठीक है हमें तो बेचना ही है, मुझे तो प्राइस से मतलब है, मैं किसी को भी सेल कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक वहीं बेच देता हूं ये प्रॉपर्टी. फिर हाँ जी, फिर क्या हुआ यहाँ पर, ए बाइज द स्टेट हिमसेल्फ आफ्टर इन्फॉर्मिंग पी दैट ए खुद इस घर को खरीदना चाहता है, बट कॉन्सिल द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रेनाइट माइन. ग्रेनाइट माइन वाली बात को छुपा लिया. पी अलाउज ए टू बाई द प्रॉपर्टी इन इग्नोरेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रेनाइट माइन. वह इस ग्रेनाइट माइन का उस लैंड के नीचे अवेलेबिलिटी है, इस बात को पी नहीं जानता था. समझ में आ रहा ना, वह उसके बारे में इग्नोरेंट था. स्टेट गिविंग रीजन इन ब्रीफ द राइट ऑफ पी. यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, स्टेट गिविंग रीजन इन ब्रीफ द राइट ऑफ पी. पी के पास अब क्या अधिकार अवेलेबल है ये बताना है. द प्रिंसिपल अगेंस्ट एजेंट. व्हाट वुड बी योर आंसर. यहाँ पे क्वेश्चन बदल रहा है बच्चों. व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ए हैड इन्फॉर्म्ड पी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ माइन बिफोर ही परचेज्ड द स्टेट. अगर वह माइन के एग्जिस्टेंस के बारे में बता देता अपने खरीदने से पहले, तो इसका आंसर फिर क्या होगा ये भी बताना है, आंसर में क्या डिफरेंस क्रिएट होगा. बट आफ्टर 2 months ही सोल्ड द स्टेट एट अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख. लेकिन वही 2 महीने के बाद ही उस प्रॉपर्टी को बता के खरीदा था, और 2 महीने के बाद उस प्रॉपर्टी को 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पे उसने बेच दिया. तो आंसर क्या होगा, 2 क्वेश्चन है. सिमिलर एक और क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, ये भी देख लो, क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर तो मैं एक ही साथ एक्सप्लेन करूँगा, दोनों का आंसर सेम है, ठीक है. और जब भी आपके स्टडीज़ का क्लासेस या सेशंस में जब से ले रहा हूँ, आपने देखा होगा कि एक जैसे सेक्शंस के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चंस हम लोग करते आ रहे हैं. तो ऐसे एग्जाम्स में भी मिलेंगे आपको. यहाँ से फॉरेन से, दुनिया के बाहर से उठा करके लाके इंस्टीट्यूट नहीं देने वाला है. आपके इसी सेक्शंस के ऊपर वैसा ही बेस्ड या वैसा ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ये आप तभी आंसर कर पाओगे जब आप पहले से प्रैक्टिस करके गए हो, पहले से आपको प्रोविज़न आता है, लिखने का तरीका आपको पता है. तो इसके लिए जैसे तुम लोगों ने पहले 1 से 25 क्वेश्चंस को किया, उसी हैबिट्स को आगे भी कंटिन्यू करना है, ठीक है. देखो, पंकज अपॉइंट श्रुति एज हिज एजेंट टू सेल हिज स्टेट. श्रुति ऑन लुकिंग ओवर द स्टेट बिफोर सेलिंग इट finds the existence of the good quality granite mine on the estate which is known to Pankaj, which is unknown to Pankaj. Shruti buys the estate herself after informing Pankaj that she wishes to buy the estate for herself but conceal the existence of the granite mine. मतलब मैं नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही वाला, खाली नाम बदल गया है. फिर क्या हुआ, पंकज अलाउज श्रुति टू बाई द स्टेट in ignorance of the existence of the mine, state giving reason in brief the right of the Pankaj, the principal against Shruti the agent. Give your answer as per the provision of the Indian Contract Act 1872. And what would be your answer if Shruti had informed Pankaj about the existence of mine before the purchase the estate, but after 2 months she sold the estate for at a profit of rupees 10 lakh.
तब क्या होगा? देखो बच्चों, एजेंट्स की ड्यूटी क्या होती है? एजेंट्स की ड्यूटी, ये आप लिख रहे हो प्रोविजन। क्या लिख रहे हो? प्रोविजंस। सेक्शन नंबर अब अगर आपको याद नहीं आ रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रोविजन लिखोगे। एजेंट्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल सर्कमस्टेंसेस, ऑल मटेरियल फैक्ट, एंड हिज ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट विदाउट प्रिंसिपल्स कंसेंट। एजेंट की ड्यूटी क्या होती है? एकदम ये की लाइन है, इसको एकदम दिमाग में डाल लो। एजेंट्स की ड्यूटी होती है नॉट एजेंट्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल सर्कमस्टेंसेस फैक्ट एंड सिचुएशंस टू द प्रिंसिपल। एजेंट्स की ड्यूटी होती है कि जो भी सर्कमस्टेंसेस है, जो भी मटेरियल फैक्ट है, वह सभी बातें वह किसको बता देगा? प्रिंसिपल को बता देगा। और अल्सो एजेंट की ड्यूटी है कि वह अपने ओन अकाउंट पे उस प्रॉपर्टी को डील नहीं करेगा, उस स्टेट को डील नहीं करेगा, ट्रांजेक्शन्स को डील नहीं करेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के कंसेंट के बिना वह ऐसा नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 215, इफ एन एजेंट डील ऑन हिज ओन अकाउंट, अगर कोई एजेंट अपने अकाउंट पे डील कर लेता है, अपने नाम पे डील कर देता है इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड विदाउट acquainting him with all material circumstances, without informing him with all material circumstances, सारे मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेस को बिना बताए और प्रिंसिपल के बिना कंसेंट का, वह मान लो कंसेंट लिया लेकिन मटेरियल फैक्ट को छुपा दिया और फिर कंसेंट लिया, ये भी नहीं होना चाहिए। मटेरियल फैक्ट को बताते हुए और फिर प्रिंसिपल का कंसेंट अगर लिया है, नहीं लिया है, देन द प्रिंसिपल में कैंसिल द ट्रांजेक्शन, तब प्रिंसिपल क्या करेगा? ट्रांजेक्शन्स को कैंसिल कर देगा। दोबारा से यहाँ पे, इफ इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी एजेंट विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ हिज प्रिंसिपल एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम विथ ऑल मटेरियल सर्कमस्टेंसेस एंड ऑल मटेरियल फैक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, या सर्कमस्टेंसेस बोल सकते हो, देन द प्रिंसिपल में कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है, रिपुडिएट कर सकता है। एग्री हो मेरे बात से? दूसरा यहाँ पे, ऑन द अदर हैंड इफ एन एजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज प्रिंसिपल एक्ट ऑन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, अपने प्रिंसिपल के बिना नॉलेज में डाले अपने ओन अकाउंट पे एजेंसी के बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स डील कर लेता है, देन द प्रिंसिपल में क्लेम एनी बेनिफिट, तब प्रिंसिपल कोई भी बेनिफिट अगर उसने डेराइव किया है, बेनिफिट डेराइव किया है which may have accrued to the agent from such a transactions, इस ट्रांजेक्शन्स से एजेंट को कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर अराइव हुआ है, एक्स्ट्रा बेनिफिट उसे मिला है, तब उसकी डिमांड, उसकी क्लेम कर सकता है कौन? प्रिंसिपल। यही आपने पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ा था सेम, बस आपको इसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर करना था। इन द गिवन केस, दो P had given his consent to A permitting the latter to act on his own account in the business of agency, but P may still repudiate the sale of the existence of the mine, may still repudiate the sale as the existence of the mine, a material circumstance had not been disclosed to him। पहला circumstances क्या था? उसको उसका कंसेंट तो लिया गया था लेकिन मटेरियल सर्कमस्टेंसेस को कॉन्सिल करके लिया गया था, छुपा करके लिया गया था। देन ऐसे सिचुएशन में प्रिंसिपल मे स्टिल कैंसिल द सेल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ द स्टेट एज द एग्जिस्टेंस ऑफ द माइन अ मटेरियल सर्कमस्टेंसेस है। ये मेन बात है ना इसका, कि भाई इसमें कुछ अगर है तो आप इसको बताओ, डिस्क्लोज करो। अ मटेरियल सर्कमस्टेंसेस हैड नॉट बीन डिस्क्लोज टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को इस मटेरियल सर्कमस्टेंसेस के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया गया था, इसलिए प्रिंसिपल के पास ये अधिकार है कि वह इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। दूसरी बात, सेकंड केस में, सेकंड एक क्वेश्चन बदल के फिर से पूछा था। इन द सेकंड केस P हैड नॉलेज दैट, P के पास नॉलेज क्या था? नॉलेज दैट A was acting on his own account, A क्या कर रहा था? सेकेंड केस में P हैड नॉलेज दैट
A was acting in his own account and also that the mine was in existence. और इस बार एजेंट ने एग्जिस्टेंस के बारे में भी बता दिया है कि देखो इसके नीचे ना ग्रेनाइट माइन है, फिर भी वो बोला ठीक है खरीद लो कोई बात नहीं. Then P cannot repudiate the transaction. तब P इस ट्रांजेक्शंस को कैंसिल भी नहीं कर सकता है एंड ऑल्सो कैन नॉट क्लेम द एक्सेस अमाउंट गेन्ड बाई एजेंट. ठीक है ना, एजेंट ने जो एक्सेस अमाउंट यहाँ पर गेन किया है, he cannot claim any benefit from the agent as he had knowledge that A was acting on his own account in the business of agency. क्योंकि उसे इसके बारे में पहले से पता रहता है कि एजेंट अपने ओन अकाउंट पे इस ट्रांजेक्शन्स को डील कर रहा है एंड ऑल्सो उसने इन्फॉर्म किया था मटेरियल फैक्ट के बारे में, तब वह एक्सेस बेनिफिट को क्लेम नहीं कर सकता है. ठीक है, पूरा समझ में आया तुम लोगों को मेरी बात ना? अगर उसने इन्फॉर्म करके कंसेंट लेके परचेज किया अपने नाम पे लेकिन मटेरियल फैक्ट को हाइड कर दिया है, तब वो क्लेम इसको कैंसिल भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, और अगर उसने एक्स्ट्रा बेनिफिट डेराइव कर लिया है तो बेनिफिट को क्लेम कर सकता है. लेकिन अगर उसने कंसेंट भी लिया है प्रिंसिपल का एज वेल एज मटेरियल फैक्ट के बारे में भी बताया है, उसके बाद अगर एजेंट एक्सेस में उसको डील कर ले रहा है तो एजेंट से वह एक्सेस अमाउंट को क्लेम नहीं कर पाएगा प्रिंसिपल. ठीक है, याद रहेगा तुम लोगों को, बोलते नहीं हो. नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ बच्चे. 55 नंबर. ABC Limited sells its products through some agents and it is not the custom in the business to sell the product on credit. ABC Limited एक कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट एजेंट्स के थ्रू बेच रहा है और ये बिजनेस में कस्टम है. इट इज़ नॉट द कस्टम इन देयर बिजनेस. इट इज़ नॉट द कस्टम इन देयर बिजनेस. इनके बिजनेस में ये कस्टम नहीं था. कस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम. समझ में आ रहा ना? सिस्टम नहीं था टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट, कि क्रेडिट में प्रोडक्ट्स को बेचा जाएगा. मिस्टर पिंटू, वन ऑफ द एजेंट सोल्ड गुड्स ऑफ ABC लिमिटेड टू मेसर्स पारुल प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट. इनके बिजनेस में ये कस्टम नहीं था कि क्रेडिट में किसी को भी गुड्स बेचा जाएगा. कोई अभी कभी ऐसा होता है कि कोई शेयर हम लोग क्रेडिट में खरीद सकते हैं? नहीं. कंपनीज की ये क्रेडिट पॉलिसी है ही नहीं कि क्रेडिट में कोई प्रोडक्ट बेचा जाएगा. लेकिन एजेंट ने किसी थर्ड पर्सन को क्रेडिट में गुड्स क्या किया है? सोल्ड आउट कर दिया है. विच वॉज इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ सच सेल. और वह पार्टी मेसर्स पारुल प्राइवेट लिमिटेड सेल के टाइम पे कैसा पार्टी था? इंसॉल्वेंट था. ABC Limited sued Mr. Pinto for compensation towards the loss caused due to the sale of the product to Messrs. Parul Private Limited. Will ABC Limited succeed in its claim? क्या ABC Limited इस क्लेम में सक्सीड कर पाएगा? क्या वह अपने एजेंट से मनी को रिकवर कर पाएगा? ये क्वेश्चन है. सेक्शंस तुम लोग जो पढ़ रहे हो बच्चे, थोड़ा सा इसमें बदलाव है. एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल. एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? एजेंट कोई भी बिजनेस को कंडक्ट करेगा तो वह प्रिंसिपल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा? बिजनेस को कंडक्ट करेगा. ऐसा नहीं कि वह अपने ओन बेसिस पे बिजनेस ट्रांजेक्ट कर दे. एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल. बाउंडेड होता है लॉ ऑफ एजेंसी के अकॉर्डिंग. एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल के बिहाफ पे प्रिंसिपल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए एजेंट बाउंडेड होता है. एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल और इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शन. और अगर प्रिंसिपल ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है तो वह क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू द कस्टम which prevail in doing business of the same kind. तब वह उस कस्टम के अकॉर्डिंग काम करेगा. जैसा कि इस टाइप ऑफ बिजनेस में क्या होता है? कस्टम्स चलता है. इस टाइप ऑफ बिजनेस में सिस्टम चलता है कि इसी सिस्टम में आपको ये बिजनेस कंडक्ट करना होता है. एट द प्लेस वेयर द एजेंट कंडक्ट सच बिजनेस. अगर एजेंट बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं तो अगर प्रिंसिपल के तरफ से कोई भी डायरेक्शन उसे नहीं दिए गए हैं तो वह बिजनेस के कस्टम को फॉलो करेगा, बिजनेस का सिस्टम को फॉलो करेगा.
मेरी बात समझ में आ रहा है ना? मैं अगर मान लो मैं बैठ के तो एडमिशन लेता नहीं हूँ, लेकिन मान लो मैं बैठ करके एडमिशन नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पर 10 दिन के लिए कोलकाता में नहीं हूँ, और दीदी जो एडमिशन लेती है, मैंने उसे कोई डायरेक्शन नहीं दिया था कि कोई बच्चा आए तो फी लेना तभी एडमिशन देना, मैंने कोई डायरेक्शन उसे नहीं दिया था, मैं चला गया। तो अभी कोई नया स्टूडेंट, उसी बीच में 3-4 लोग आ गए एडमिशन्स के लिए, तो दीदी क्या करेगी? बोलेगी ठीक है तुम लोग एडमिशन ले लो, स्टडी मटेरियल लेके जाओ, ऐप का एक्सेस लेकर के जाओ, पेमेंट नहीं लेगी। ऐसा चलेगा? उसे क्या फिर फॉलो करना है? अगर मेरा कोई डायरेक्शन नहीं है दिया गया है और कोई भी उसके पास कॉन्टैक्ट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है मेरे से करने के लिए, तो वह क्या करेगी? कस्टम्स को फॉलो करेगी। कस्टम्स क्या बोलता है कि पहले फ़ी ले लेना बच्चे लोगों से, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद उनको क्लासेस का एक्सेस देना है उनको। यही तो मेरे कोचिंग में खाली ये सिस्टम नहीं है, पूरे इंडिया में है, ठीक है? ऐसा कोई मैं नया कोई बात नहीं बोल दे रहा हूँ कि तुम लोग ऐसे ऐसे देख रहे हो मेरे को ऐसे गुस्से में। पूरे इंडिया में यही सिस्टम है, ठीक है ना? तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा वहीं कस्टम्स को फिर फॉलो किया जाएगा। मैंने कस्टम्स का मतलब समझाना चाहा तुम लोगों को कि सभी बिजनेस में अपने अपने एक कस्टम सिस्टम होते हैं, उसी को फॉलो किया जाएगा। व्हेन द एजेंट एक्ट अदरवाइज, अगर एजेंट किसी और तरीके से एक्ट कर गया, यानी एजेंट अपने मन मर्जियों से काम कर गया कॉन्ट्रैक्ट में, इफ एनी लॉस बी सस्टेन्ड, अगर कोई लॉस अगर प्रिंसिपल को हो गया, देन ही मस्ट मेक इट गुड टू हिज प्रिंसिपल, तब वो लॉस का मेकअप कौन करेगा? ही मस्ट मेक इट गुड कौन करेगा उस लॉस का मेकअप? एजेंट मस्ट मेक इट गुड टू हिज प्रिंसिपल। एंड इफ एनी प्रॉफिट एक्रूज, और अगर कुछ प्रॉफिट भी जनरेट हो जाएगा तो वह अपने पॉकेट में नहीं रखेगा, वह क्या करेगा? ही मस्ट अकाउंट फॉर इट, वह उसका भी हिसाब अपने प्रिंसिपल को देगा। क्लियर है मेरी बात ना? एक्सप्लेनेशन क्या है? इन द प्रेजेंट केस मिस्टर पिंटू एजेंट, one of the agent sold goods of ABC Limited on credit to Messrs Parol Private Limited on credit which was insolvent at the time of sale। वह पार्टी इंसॉल्वेंट था, उसने पार्टी का चेक भी नहीं किया अपने प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये नहीं कि पार्टी के बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को कम से कम चेक कर ले। एंड ऑल्सो सच सेल, एंड इट इज़ नॉट द कस्टम इन ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड के बिजनेस में ये कस्टम नहीं था कि क्रेडिट में किसी को गुड्स बेचा जाएगा, टू सेल द प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट। उसने तो पहले क्रेडिट में बेचा, इंसॉल्वेंसी के बारे में चेक नहीं किया, और इस कंपनी का कस्टम भी नहीं था, या इस टाइप के बिजनेस में ये कस्टम भी नहीं था कि क्रेडिट में गुड्स बेचना है। देन मिस्टर पिंटू मस्ट मेक गुड द लॉस ऑफ ABC लिमिटेड, तो ABC लिमिटेड को जो भी इस ट्रांजेक्शन से लॉस हुआ है, उस लॉस का कॉम्पनसेशन एजेंट कंपनी को पे करेगा। समझ में आ रहा है ना? एजेंट कंपनी को पे करेगा। इसीलिए देखोगे कभी भी कोई एजेंट होता है कंपनी का, या कोई भी ऐसा पर्सन जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी काम कर रहा है, तो अपने से कभी वो इस तरह के एक्शंस नहीं करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज प्रिंसिपल, ठीक है? इसके बाद आप चले आओ नेक्स्ट पे। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन से बच्चे, लेकिन मार्क्स ये कैरी करते हैं, अच्छे मार्क्स कैरी करते हैं एग्जाम्स में। ए होज बी ₹10,000, ए क्या करता है? बोलते नहीं हो। ए होज बी ₹10,000 अपॉइंट्स बी एज हिज एजेंट टू सेल हिज लैंडेड प्रॉपर्टी एट दिल्ली, एंड आफ्टर पेइंग हिमसेल्फ मतलब बी व्हाट इज ड्यू टू हिम टू हैंड ओवर द बैलेंस टू ए। ए ने बी से क्या कर रखा है? 10,000 रुपये कर्ज ले रखा है। 10,000 है ना, 1 लाख है, 10,000 रुपये कर्ज ले रखा है। उसने क्या किया? बी को अपना एजेंट अपॉइंट किया कि दिल्ली में जो मेरी प्रॉपर्टी है उसको आप क्या कर दो? सेल कर दो। एंड आफ्टर पेइंग हिमसेल्फ व्हाट इज ड्यू टू हिम, एंड आफ्टर पेइंग हिमसेल्फ मतलब खुद को पे करो, व्हाट इज ड्यू टू हिम, एंड हैंड ओवर द बैलेंस टू ए, और बैलेंस रुपये क्या करो? ए को वापस कर दो। अरे प्रॉपर्टी 10,000 में थोड़े ना बिकेगा, ज़्यादा में बिकेगा। तो जो तुम्हारा 10,000 रुपये मैं तुमसे कर्ज ले रखा हूँ उसे तुम ले लो, और बैलेंस रुपया हमें क्या कर दो? रिटर्न कर दो। कैन ए रिवोक हिज ऑथोरिटी डेलीगेटेड टू बी, कैन ए मतलब प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल कौन है? ए। क्या प्रिंसिपल अपने इस ऑथोरिटी को कैंसिल कर पाएगा?
क्या प्रिंसिपल अपने इस ऑथोरिटी को जो डेलीगेट किया है बी को उसको कैंसिल कर पाएगा? ये क्वेश्चन है। मैंने पढ़ाया है बच्चे आप लोगों को, जब भी मैं कोई प्रोविजंस पढ़ाता हूँ तो आप अपने मेन वाले स्टडी मटेरियल पे जाओ, जाकर के उस प्रोविजन को देखो कि सर ऐसा क्लेम कर देते हैं क्लास में कि मैं पढ़ाया हूँ, क्या पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, उसको चेक करो, जाकर वेरीफाई करो घर में बैठ के, यहाँ नहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 202 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, यहाँ पर एजेंट का इंटरेस्ट कनेक्टेड हो गया है ना, कि वह प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करेगा तभी उसको उसके तरफ से दिया गया कर्ज का रुपया वापस मिलेगा। तो यहाँ पर एजेंट कैसा पार्टी बन गया है? इंटरेस्टेड पार्टी। एजेंट कैसा पार्टी है? इंटरेस्टेड पार्टी। वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी। यहाँ पे एजेंसी का जो सब्जेक्ट मैटर है, ए प्रिंसिपल है, बी एजेंट है, और यहाँ पर एजेंसी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो लैंडेड प्रॉपर्टी है, जिसके सोल्ड आउट करने के बाद बी को उसका मनी रिकवर हो पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड इन द प्रिजुडाइस ऑफ सच इंटरेस्ट। ऐसे समय में इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, मान लो ए ने जब बी को ये लैंडेड प्रॉपर्टी बेचने का टाइम दे रहा था या बेचने के लिए बोल रहा था, तो वह ये बोल सकता था कि देखो ये प्रॉपर्टी तुम सोल्ड आउट करो, अगर 2 महीने का समय तुम 2 महीने में कर दिया तो ठीक है, और नहीं तो फिर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, मैं खुद से इसको सोल्ड आउट करूंगा। तो वह कर सकता है। इस तरह का कुछ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट अगर प्रिंसिपल ने पहले से कर लिया एजेंट के साथ, तभी वह रिपोडिएट कर पाएगा। अदरवाइज यहाँ पर जहाँ पर एजेंट का इंटरेस्ट खुद कनेक्टेड है ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी, then the agency cannot be terminated to the prejudice of such interest। तब इस इंटरेस्ट से जुड़े हुए एजेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है, कैंसिल नहीं किया जा सकता। आंसर क्या है? इन द गिवन केस द डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट अप्लाइज, देयरफॉर ए कैन नॉट रिवोक द ऑथोरिटी डेलीगेटेड टू बी। ए ने जो अथॉरिटी बी को दे रखा है उसको वह कैंसिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर जो है इस लॉ ऑफ एजेंसी मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का, उसमें एजेंट का इंटरेस्ट कनेक्टेड है। ठीक है, याद आ रहा है मैंने ऐसा प्रोविजन पढ़ाया है, आप लोगों को पढ़ाया है, याद आ रहा है, रिसेंटली मैंने पढ़ाया है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग जाते हैं बच्चे। इधर तो पहले से इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, पहले से इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। सुनील बोरोड अ सम ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम राजेंद्र। सुनील ने क्या किया? राजेंद्र से 3 लाख रुपया क्या किया? बोरो किया। सुनील अपॉइंटेड राजेंद्र एज हिज एजेंट टू सेल हिज लैंड एंड ऑथराइज्ड हिम टू अप्रोप्रिएट द अमाउंट ऑफ लोन ऑन द सेल प्रोसीड। आफ्टरवर्ड सुनील रिवोक द एजेंसी, बाद में सुनील ने उस एजेंसी को कैंसिल कर दिया। क्या कर पाएगा? सेम क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन है। बाद में उसने एजेंसी को क्या कर दिया? रिवोक कर दिया। Decide under the provision of Indian Contract Act 1872 whether the revocation of the said agency by Sunil is lawful। सुनील ने जो यह एजेंसी को कैंसिल किया है, क्या यह लॉफुल है? नहीं है। फिर से आप सेम प्रोविजंस को एक्सप्लेन करोगे। An agency becomes irrevocable where the agent has himself an interest in the property which forms the, अगर एजेंट का उस प्रॉपर्टी में खुद का अपना इंटरेस्ट कनेक्टेड है, जो प्रॉपर्टीज एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का सब्जेक्ट मैटर है, देन एंड सच एन एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड टू द प्रिजुडाइस ऑफ सच इंटरेस्ट। ऐसे इंटरेस्ट से जुड़े हुए एजेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है, कैंसिल नहीं किया जा सकता इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये सिर्फ कैंसिल कब हो सकता है? यहाँ पर सच एन एजेंसी कैन नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस प्रोविजंस है तब कैंसिल हो सकता है। अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं, अलग से सेपरेटली अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है, देन द एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। ठीक है, इन द गिवन केस द रूल ऑफ एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट अप्लाइज एंड डज नॉट कम टू एन एंड इवन ऑन डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल। देखो, अगर प्रिंसिपल का डेथ भी हो जाता है, प्रिंसिपल इंसेन भी हो जाता है और इंसॉल्वेंट भी हो जाता है, फिर भी ये एजेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता।
ये लाइन भी जोड़ लेना इसमें। एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पर? व्हेन सुनील अपॉइंटेड राजेंद्र एज हिज एजेंट टू सेल हिज लैंड एंड ऑथराइज्ड हिम टू अप्रोप्रिएट द अमाउंट ऑफ लोन, उसको लोन का अमाउंट क्या किया कि आप अपना लोन का अमाउंट ले लेना आउट ऑफ द सेल प्रोसीड। इंटरेस्ट वाज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ राजेंद्र। राजेंद्र कौन है? राजेंद्र एजेंट है। तब इंटरेस्ट क्रिएट हो गया इन द फेवर ऑफ द एजेंट एंड सेड एजेंसी इज नॉट रिवोकेबल, और इस एजेंसी को और रिवोक यानी कैंसिल नहीं किया जा सकता है। द रिवोकेशन ऑफ एजेंसी बाय सुनील इज नॉट लॉफुल, और सुनील ने इस एजेंसी को रिवोक भी कर दिया है। और क्वेश्चन यही पूछा था कि क्या ये लॉफुल होगा या अनलॉफुल होगा, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? ये अनलॉफुल होगा। क्या होगा? अनलॉफुल होगा। इसके बाद आप आ जाओ 58 वाले क्वेश्चंस पे। 58 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अजहर consigned electronic goods for sale to Aziz employed Rahim, a reputed auctioneer, to sell the goods consigned to him through auction. नहीं समझ में आया सर कुछ भी? अजहर कंसाइंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फॉर सेल टू अजीज। अजहर कंसाइनर है यानी प्रिंसिपल है, उसने कंसाइंड किया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फॉर सेल टू अजीज। अजीज को एम्प्लॉयड रहीम अ रिप्यूटेड ऑक्शनर टू सेल द गुड्स, और एम्प्लॉयड उसने किया रहीम को, एक रिप्यूटेड ऑक्शनर है, टू सेल द गुड्स कंसाइंड टू हिम थ्रू ऑक्शन। अजीज ऑथराइज्ड रहीम टू रिसीव द प्रोसीड। अजीज ने क्या किया? ऑथराइज कर दिया रहीम को, जो ऑक्शनर था, टू रिसीव द प्रोसीड ऑफ द सेल एंड ट्रांसफर दोज प्रोसीड वंस इन 45 डेज, और 45 डेज में ये हमें क्या कर देना? ट्रांसफर कर देना। रहीम सोल्ड गुड्स ऑन ऑक्शन फॉर ₹2 लाख। रहीम ने इस गुड्स को ऑक्शन में कितने में बेच दिया? 2 लाख रुपए में बेच दिया। बट बिफोर ट्रांसफरिंग द प्रोसीड ऑफ द ऑक्शन बिकम इंसॉल्वेंट, और खुद ऑक्शनर जो था, रिपीटेड ऑक्शनर था, ये रुपया भेजने से पहले ही क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। बट बिफोर ट्रांसफरिंग द प्रोसीड ऑफ ऑक्शन बिकम इंसॉल्वेंट, एसेस द लाइबिलिटीज ऑफ अजीज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको अजीज की लाइबिलिटी यहां पर बताना है। देखो बच्चे क्या है, यहां पे अजहर मेन प्रिंसिपल है और उसका एजेंट कौन है? अजीज है। और अजीज ने भी एक पर्सन को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को ऑक्शन करके बेचने के लिए क्या कर दिया? ऑथराइज कर दिया। सॉरी, रहीम को क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया। और जिसको उसने अपॉइंट किया, यानी एजेंट ने जिसको अपॉइंट किया, वह पर्सन ऑक्शन सेल तो किया, लेकिन वह मनी देने से पहले ही क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। यही क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा क्वेश्चन है कि अजीज की क्या लाइबिलिटी होगी यहाँ पर? अजीज के ऊपर क्या लाइबिलिटी बनेगा, ये बताना है। देखो बच्चे, मैंने आपको पढ़ाया है, सब्सटीट्यूटेड एजेंट्स आर नॉट सब एजेंट, दे आर एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। सब्सटीट्यूटेड एजेंट जो होता है ना, वह सब एजेंट नहीं होता। सब एजेंट किसको बोलते हैं? सब एजेंट आर द एजेंट हु आर अपॉइंटेड बाय द एजेंट और हु कंप्लीट देयर वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एजेंट। वह एजेंट के इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। और सब्सटीट्यूटेड एजेंट कौन होता है? कि हमने अपने, इसने खुद अजहर ने अजीज को बोला था कि एम्प्लॉयड कर देना रहीम को, जो रिप्यूटेड ऑक्शनर है, या ऑक्शन करके गुड्स को बेचेगा। तो यहाँ पर रहीम अपना कौन है? ये है सब्सटीट्यूटेड एजेंट। और सब्सटीट्यूटेड एजेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल का एजेंट कंसिडर किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? अजीज जो अपना भाई था ना, ये सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए एजेंट था। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? अपॉइंटमेंट के लिए एजेंट था। वेयर द प्रिंसिपल अपॉइंट्स एन एजेंट एंड इफ दैट एजेंट आइडेंटिफाइड अनदर पर्सन, और ये एजेंट ने अनदर पर्सन को आइडेंटिफाई किया टू कैरी आउट द एक्ट ऑर्डर्ड बाय द प्रिंसिपल। यहाँ पर यही हुआ है, प्रिंसिपल अपना अजहर है, उसने अपने एजेंट अजीज को अजीज को क्या किया है? बोला था एम्प्लॉयड करने के लिए ऑक्शनर, और इसने आइडेंटिफाई किया अनदर पर्सन यानी रहीम को,
टू कैरी आउट द एक्ट ऑर्डर्ड बाय द प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल ने जो वर्क हमें दिया है उसको कैरी ऑन करना है. देन द सेकेंड पर्सन इज नॉट ट्रीटेड एज अ सब एजेंट. सेकेंड पर्सन मतलब रहीम, सब एजेंट नहीं माना जाएगा, बट ओनली एज द एजेंट ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल. वह सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल का एजेंट माना जाएगा. एंड दैट द सेकेंड पर्सन इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ सब एजेंट बट ओनली एज द एजेंट ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल. ये सेम लाइन दोबारा लिख दिया गया है. यहीं तक है, दोबारा लाइन आ गया है यार, ठीक है ना, काट देना उसको. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 195 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इन सेलेक्टिंग एन एजेंट, एजेंट मतलब सब्सटीट्यूटेड एजेंट, इन सेलेक्टिंग सब्सटीट्यूटेड एजेंट फॉर his principal, an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case. यानी ये जो अजीज है, ये अपने अगर किसी गुड्स का ऑक्शन कराता और वह ऑक्शनर को अपॉइंट करता, तो वह जैसा एफर्ट लगा करके अच्छा ऑक्शनर अपॉइंट करता, रिपीटेड ऑक्शनर अपॉइंट करता, वैसा ही सेम काम उसने ये चेक किया जाएगा कि जिसको एम्प्लॉय किया गया था एजेंट अपॉइंट करने के लिए, उसने सही एफर्ट लगा करके सही आदमी को अपॉइंट किया है कि नहीं किया है. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना. यहाँ पे सेलेक्टिंग एन एजेंट, एजेंट को सेलेक्ट करने में, सब्सटीट्यूटेड एजेंट को सेलेक्ट करने में, फॉर हिज प्रिंसिपल, एन एजेंट इज बाउंड, एजेंट मतलब अजीज, एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन. वो अपनी सेम अमाउंट ऑफ इच्छा, सेम अपना एफर्ट लगाया है एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन हिज ओन केस. जो एक ऑर्डिनरी मैन अपने ओन सर्कमस्टेंसेस में अपनी सेम एफर्ट डालता है. एंड इफ इट डज दिस, अगर उसने ऐसा किया है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल, तब वो प्रिंसिपल के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. अगर मान लो कोई भी, वो ठीक है मेरा चीज़ थोड़े ना है, मैं किसी को भी बेच देता हूँ, क्या दिक्कत है, तब ये तो केयरलेसनेस हो गया. लेकिन उसने सेम एफर्ट डाला है, उसने रिपीटेड ऑक्शनर जो है उसको अपॉइंट किया, रिपीटेड ऑक्शनर को अपॉइंट किया. ये वर्ड मतलब बदल देगा. बात समझ में आ रहा है ना, ये वर्ड. तो यहाँ पे इफ ही नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द, इफ ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट और नेग्लिजेंस ऑफ द एजेंट सो सेलेक्टेड. जो एजेंट उसने सेलेक्ट किया, ऑक्शनर जो उसने सेलेक्ट किया, उसके नेग्लिजेंसी के लिए वह रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि उसने ऑर्डिनरी प्रूडेंस में, एक ऑर्डिनरी पर्सन एक जो एफर्ट डालेगा, उसने एफर्ट ऐसा लगाया है. ये प्रोविजन का ही लाइन है. दैट व्हाइल सेलेक्टिंग अ सब्सटीट्यूटेड एजेंट, द एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज सेम अमाउंट ऑफ डिलिजेंस, डिलिजेंस मतलब बुद्धिमानी, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अप्लाइज. And if it does so, he will not be responsible for the act or negligence of the substituted agent. तब वह substituted agent के नेग्लिजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. इस केस में अजीज हैज एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिलिजेंस एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डू. ही शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू अजर फॉर द प्रोसीड ऑफ द ऑक्शन. ऑक्शन से क्या प्रोसीड आया, उसको पेमेंट करने के लिए अजीज जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि उसने ऑक्शनर जो अपॉइंट किया था वो रिपीटेड ऑक्शनर था, वह इंसॉल्वेंट हो गया, इसकी गलती अजीज की नहीं है. क्योंकि जब ट्रांजैक्शंस किया है, ऑक्शन से उसने सक्सेसफुली किया है, मनी ट्रांसफ़र करने से पहले ही, क्योंकि मनी ट्रांसफ़र करने का डेट भी उसको दिया गया था 45 डेज, उस बीच में वह इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसके लिए अजीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. ठीक है, अभी इतना ही रहने दो बच्चों. ठीक है, फिर इसको अगले सेशन में हम लोग करेंगे. थैंक यू.